Hello dear, good morning to everyone. This is Sasikant Kumar from IIT Madras. So finally नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। लोग लड़कों के बीच में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ चुकी है। नहीं, अब नए सेशन की तैयारी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि अब ये आ रही बातें कि नहीं 11th हमारा जैसे तैसे भी। ठीक है, अब हम नए सेशन की स्टार्ट करने वाले हैं। नए सेशन की बात करें तो अब हमारा नया सेशन स्टार्ट हो गया। 22 और 23 की जो एक्सपीरियंट है उनके लिए मोस्ट सफिशिएंट होने वाले हैं मेरे फर्दर सभी लेक्चर आने वाले। ठीक है, क्योंकि हम उन पॉइंट से बात करेंगे जहाँ पर जे भी अपना बात करेगा और जहाँ पर अपना बोर्ड भी बात करेगा। ठीक है, तो हम उन सभी स्टूडेंट को उन जो बोर्ड के एक्सपीरियंट हैं और जो जेई के एक्सपीरियंट हैं उन सबको मैंने अपने दिमाग में रखते हुए मैं अपना क्या कर रहा हूँ, सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि फर्दर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो सिर्फ ओनली फॉर जेई के लिए पैटर्न स्टार्ट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ बोर्ड के लिए बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को मिक्सर करने वाला हूँ। मिक्सर करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम जेई का कंटेंट खराब कर देंगे। मेरी पूरी कंटेंट जेई का ही होगा, पूरा कंटेंट मैं जेई के दूंगा, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट करने का जो अप्रोच होगा वो थोड़ी सी बोर्ड होगा। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के जो एक्सपीरियंट है उनके लिए मोस्ट सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर, और जो जेई के एक्सपीरियंट है उनके लिए तो पूरी इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्योंकि हम बात करने वाले हैं अधिकतर हम एडवांस और मेंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मेरा मेन जो फंडा है जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन क्या करना, टैकल करना। तो उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे बात करेंगे, विद द ट्रिकली विद द कॉन्सेप्ट, हम सारी बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको तो 12th की जो फिजिक्स होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, सबको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि 11th की फिजिक्स मोस्टली अगर आप सर्वे करोगे तो स्टूडेंट को अगर 11th की फिजिक्स पूछा है क्या आपको अच्छा लगा ना खराब लगा। ठीक है, 11th की फिजिक्स सबको खराब लगती है, लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आता है कि हम जो 11th की मैकेनिक्स पढ़ते हैं उस मैकेनिक्स में हम बड़े बड़े फंडामेंटल पार्टिकल की करते हैं, स्टडी करते हैं। बड़ा पार्टिकल जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी मोशन की स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टकरा रहा है, मोमेंटम, बहुत सारे। लेकिन हम वहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है फिजिक्स की वो बड़े बड़े फंडामेंटल पार्टिकल की होती है। लेकिन अगर 12th की फीस की बात करें तो 12th की फीस में हम उन पार्टिकल की स्टडी करते हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, जो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आप मतलब खुली आंखों से उसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आपको हार्डेस्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई हार्डेस्ट माइक्रोस्कोप लेकर आना पड़ेगा, जिसे आप क्या करोगे, सीन कर पाते हो, देख पाते हो, राइट ना। तो सोचिए हम इतने छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करने वाले हैं, क्या ये मैकेनिक्स क्या उससे आसान होने लगी, टफ होने वाली है? अब तो भाई बड़े बड़े पार्टिकल को जब स्टडी करा तो उसको डिटेक्ट करना आपके लिए मुश्किल था, उसके मोशन फोर्स को आप वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे ना। अरे इधर देखो, कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके भी आप लोगों को बोरिंग लगा। अरे लगा ना, बोलो गौदा एकदम सब। तो अब लेकिन ये अब ये जो 12th की जो फिजिक्स स्टार्ट करूंगा मैं, तो इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करनी है। तो बताओ ये टफ लगेगा क्या आसान लगेगा? अब टफ लगेगा लेकिन आप किसी से पूछोगे ना कि सर आपको 11 12 जो फर्दर 13 के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछोगे कि आपको 11th की फीस अच्छी लगेगी 12th की, तो बोलेगा 12th की लगी। अब मतलब कन्फ्यूजन, घोर कन्फ्यूजन कि अब बताओ, अब जबकि यहाँ पर तो बहुत छोटे पार्टिकल स्टडी करते हैं और वहाँ पर बड़े पार्टिकल स्टडी करते हैं, उसके बावजूद भी वो टफ लगता है और ये छोटा पार्टिकल बहुत ईजी लगता है। लेकिन जब 13 के स्टूडेंट से पूछते हो वे टफ कौन लगा, तो बोलता है 11 टफ लगा, 12th कौन लगा। तो रीजन क्या है? तो रीजन कि फर्दर जो 12th की फीस आने वाली है, जो हमारी फर्दर सीरीज आएगी, उसकी बात तो करनी ही करनी है, लेकिन पूरी 12th की फीस को ऑल ओवर हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं कि किनका किस फील्ड में क्या क्या वेटेज होने वाला है और किनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट ना। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं 12th की फीस की बात करूँ तो 12th की फीस का हम बंटवारा 3 तरह से करें। ठीक है, ये मेरा मानना है। बहुत सारे सर लोग कैसे कैसे पढ़ाते हैं, इफ यू डोंट माइंड, लेकिन मैंने क्या करा हुआ, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो मैं 12th की फीस को मैं 3 तरह से बांट कर पढ़ाता हूँ। अगर मैं पहले बोलूँ तो हमारा जो पहला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको ये कम से कम नियर अबाउट 3 से 4 मंथ चलेगा। 3 से 4 महीना में सिर्फ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर कूदा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 से 4 महीना पढ़ाते ही रहूँगा। लेकिन जब निकलूंगा ना तो आपको फील आ जाएगा भैया फिजिक्स किसी ने पढ़ाया है। दूसरा मॉडर्न, सेकेंड मॉडर्न के बाद मैं थर्ड क्या पढ़ाऊंगा, ऑप्टिक्स। अब तीनों के बारे में देखिए, फीस का मैंने 12th की फीस का बंटवारा मैंने 3 पार्ट में करा हुआ है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड मॉडर्न और थर्ड क्या अपना ऑप्टिक्स है। मॉडर्न की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसका जो वेटेज होता है 22 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होता है? 22 मार्क्स होता है। ठीक है, इसका वेटेज ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जेईई मेंस खराब होता है, जेईई मेंस में जो इसका वेटेज होता है मॉडर्न का अगर मैं मिला के बोलूँ तो 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है सिर्फ जेईई मेंस में। इसका वेटेज होता है नियर अबाउट 25 to 28% इसका वेटेज होता है, राइट ना। इतना वेटेज होता है इसका जेईई मेंस में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जेईई मेंस और क्या आ गया पास सीबीएसई बोर्ड, राइट ना।
सेकंड, अगर ऑप्टिक्स की बात करो तो ऑप्टिक्स का जो वेटेज होता है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड 14 मार्क्स। कितना होता है 14 मार्क्स, नियर अबाउट 13 to 14। मैं कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा हूँ, ये रफली डाटा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना आते रहते हैं हमेशा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या है 14 मार्क्स क्या होता है वेटेज होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, दोनों को अगर वेट करो तो कितना आएगा 36 नियर अबाउट, है ना। अब 36 आप समझ सकते हो कि सर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ दो, ओनली फॉर मॉडर्न और ऑप्टिक्स को आप पढ़ो, देखो आपका 36 मार्क्स फीस में पा लिए, जिसको पास आउट होना तो, क्योंकि ये इजीएस्ट होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके कंपेरेबल में जहाँ तक मैंने सर्वे करवाया स्टूडेंट को कि उनको मॉडर्न और ऑप्टिक्स काफ़ी आसान लगती है। आसान इसलिए लगती है क्योंकि सर अगर मॉडर्न अगर कोई बहुत अच्छे पढ़ा रहा है तो काफ़ी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सर मजा आ जाएगा। मेरे कुछ मॉडर्न के लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। थ्योरेटिकल जो पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी पढ़ाऊंगा तो भाई अब तो उस समय बहुत पुराना लाइक वीडियो, लेकिन अब तो मॉडिफाइड कर चुका हूँ अपने सेशन में, अपने लेक्चर में, तो अब तो और खतरनाक डेंजरस आने वाली बात है, ठीक है। तो न्यू वाला देखना, आप पुराना वाला पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए ना। अगर बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये इन दोनों की बातें हो गई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, राइट ना। जेईई मेंस की भी इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बनते रहते हैं, 2 क्वेश्चन तो फिक्स आते रहते हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है, राइट ना। तो 2 क्वेश्चन तो बनते रहते हैं ऐसे। अगर शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में नियर अबाउट 16 क्वेश्चन ऐसे, 14 क्वेश्चन ऐसे शिफ्ट में देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में ऐसे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा इसका भी रहता है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ से, राइट ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा आज का सेशन है और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो स्टडी होगी, जो हमारी बातें करने वाली है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, ठीक है। तो फर्दर हम उधर आप नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे एनालिसिस थोड़ी सी हो गई पूरी फिजिक्स की 12th की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली पढ़ना क्या है, राइट ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर नहीं है, एक ब्रांच है, एक फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है जहाँ पर लोग PhD करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांच है। अब उन बहुत बड़े ब्रांच का हम छोटा सा इंट्रो यहाँ पर लेने वाले हैं, छोटी सी बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली जो स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई होने वाला है वो इसी के है, क्योंकि हमारा 4 महीने चलेगा ना, मैंने बोला नियर अबाउट 3 से 4 मंथ, क्या नियर अबाउट में 4 मंथ तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाता ही पढ़ाता है, इससे कम तो नहीं पढ़ाऊंगा अगर बहुत अच्छा कंटेंट दिया तो, नहीं तो फालतू का रफली मैं ऐसे काम चलाऊँ अगर पार कर दिया तो भाई 2 मंथ में मैं समेट दूंगा। लेकिन 4 मंथ ले जाने का मतलब क्या है कि सर क्योंकि मैं दोनों लेवल देना है और बहुत अच्छे से पूरे कंटेंट ईमानदारी से देखो, आपको मजा आ जाएगा। ना डाउट होगा जेईई मेंस में, जेईई मेंस क्वेश्चन को, जेईई मेंस के पेपर में क्वेश्चन को टैकल करने में, ना आपको सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को लिखने में, दोनों में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो घोर कंफ्यूजन होता है ना, करना क्या होता है, लास्ट में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब बहुत याद आता है बस, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक था यार, गजब का था, समझ में नहीं अभी तक आया करना क्या था उसमें, लास्ट में ऐसे ही याद आता है, ठीक है। तो ये इस समझ रहे हो ना, अरे समझना इस बात को 100%, ठीक है, खाली याद आती है ये तो सबसे बड़ी बात है ना। जब ये पूरा भर जाता है ना, जब आप तीनों पढ़ लेते हो ना तो इतना मोटा रब भर जाता है। जब मैथ बैठो पढ़ने ना तो फिजिक्स याद आएगा, अब फिजिक्स में क्या याद आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद आएगा, और केमिस्ट्री बैठो तब वो ये याद आएगा, कुछ बैठो खाली ये याद आएगा। तो समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली स्टडी करना है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो हमें स्टडी करना है, स्टडी ऑफ अ चार्ज, क्या चार्ज, आप भी पकड़ लगा क्या है 4 महीने चार्ज पढ़ाएगा, हाँ 4 महीने मैं सिर्फ चार्ज पढ़ाऊंगा, ओनली फॉर चार्ज, क्या 4 मंथ 4 मंथ चार्ज, समझ सकते हो। अरे सोचो ये तो क्या है, किसी ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा है, 4 मंथ पढ़ रहे हैं। सोचो अगर इसमें PhD करने चला गया तो चार्ज में, सोचो क्या मतलब गजब का लेवल है, लेकिन मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर जिस टीचर की इसमें पकड़ नहीं है वो फंस जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है चैप्टर, उनको टफ लगता है। लेकिन जो भैया इसे मास्टर हो चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं क्या हूँ, ठीक है। अभी तो थोड़ा कह पाओगे। चलिए, तो स्टडी ऑफ चार्ज क्या करना, बेसिकली हमें स्टडी करना है चार्ज। अच्छा, चार्ज की बात करते हैं, हमारे दिमाग में ये बात आया कि सर चार्ज को हमें स्टडी करते हैं, चार्ज हमें सर 2 तरह से देखने को मिलता है, एक या तो चार्ज रेस्ट हो सकता है या तो मोशन कर सकता है, ठीक है। यानी कि हम इसमें बंटवारा इसमें भी कर लेते हैं। या तो अगर हमारा क्या होगा, रेस्ट में चार्ज होगा, क्या होगा, रेस्ट में चार्ज होगा, क्या होगा, अगर हमारा चार्ज रेस्ट होगा या तो मोशन में होगा, क्या होगा, दो ही बात होगा, मोशन में क्या होगा, दो ही बात हो सकती है, हमारा चार्ज या तो रेस्ट में होगा या तो क्या होगा, मोशन में होगा। अब देखो ध्यान, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन कौन लोग दौड़ कराएंगे। फर्दर अगर अकॉर्डिंग तो मैं बात करूं एनसीईआरटी, तो अगर एनसीईआरटी कहती है अगर भैया आप चार्ज रेस्ट में है, अगर रेस्ट चार्ज की सिर्फ स्टडी करना चाहते हो, क्या ओनली फॉर, अगर आप रेस्ट चार्ज की स्टडी करना चाहते हो तो उसमें सर एक चैप्टर बनकर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बात समझ में।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही देखो वही लिखना है, क्या देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे तब हमें क्या करनी है सर, उसकी स्टडी करनी है। तो देखिए ये बहुत आसान होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो काफी इजिएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन भाई इतना आसान नहीं समझ लेना, ठीक है, अभी मजा आएगा। अच्छा दूसरा इसमें एक और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में तो कैपेसिटर भी इसी में हम इंक्लूड कर देंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर देंगे, इसी में स्टडी कर देंगे, राइट ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्योंकि बात हो रही है चार्ज से, तो पहले चार्ज के बारे में, क्योंकि भी हमें बेसिकली पूरी स्टडी किसी करनी है सर, चार्ज की। पहले शायद हमारा आज का सेशन चार्ज के बारे में जानना ही रह जाएगा। शायद अगर मैं इस पर काम करूँ तो मैं 3 से 4 दिन काम कर सकता हूँ सिर्फ चार्ज का डिफिनीशन। चार्ज के डिफिनीशन मैं 3 से 4 दिन काम करूँ, चार्ज का डिफिनीशन क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फर्दर मैं आज ही 10-15 मिनट में चार्ज के डिफिनीशन को समेट दूँ, राइट ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो, ठीक है। तो अगर अब बात करूँ आगे तो बात समझ रहे हो ना, अरे समझ में आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, मैं चैप्टर का सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें जब हमारा चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या बात करनी है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी क्या बात करनी है सर, कैपेसिटर, ठीक है। ये दोनों फर्दर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सर यहाँ से क्वेश्चन जे एडवांस में, जे मेंस में बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है, इस टॉपिक से आपके जे मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बनते ही रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जे मेंस में आते ही रहते हैं, ठीक है, जे मेंस में, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हमारा क्या कर दे, चार्ज अगर मोशन कर दे, भाई बात तो बिगड़ जाएगी। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसको स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था कूलॉम, हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब चार्ज जब मोशन करना स्टार्ट कर दे तो हालत खराब। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो हम चुपचाप खड़े हैं तो आप मेरे बारे में क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। हो सकता है एक और मेरे हो सकता है कि मेरी स्पीड पहले 0 होगी, पहला बात है। अब ध्यान सुनिए बात पर, अगर जिसकी स्पीड 0 होगी तो वो क्या करेगा, तो मैं अभी समझाऊंगा। अगर चार्ज की स्पीड 0 होगी तो वो ओनली फॉर जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट कर सकता है। बात समझ नहीं समझा? तो पहले हमने अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो ये ओनली फॉर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मतलब इसमें चैप्टर एक और घुसेगा भी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो चार्ज पर में स्टडी करना है वो मैं कंटेंट के थ्रू लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, प्रॉपर्टी बताऊंगा तब, ठीक है। अभी इस पर बात नहीं करना स्पेशली, ठीक है, समय लग जाएगा। हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइटल लिखूंगा और टाइटल पर जब काम करने चलूंगा तो हम बताऊंगा कि क्या क्या बात इसमें करनी है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग। चलिए, तो जब चार्ज रेस्ट रहेगा तो क्या बात करनी है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करनी है। अब चार्ज जब मोशन करना स्टार्ट करेगा तब कौन कौन लोग दौड़ कराएंगे, तो देखिए आपको पता है, अकॉर्डिंग टू मैं अगर 10th की बात करूँ तो 10th में आपने क्या पढ़ा है कि सर अगर चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भाई अगर चार्ज को आपने दौड़ा दिया ड्यू टू द सोर्स तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उसमें कुछ साइंटिस्ट और बेवकूफ़ कूद गए, वो क्या देख भाई अगर किसी वायर से कोई इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है तो उसके सराउंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्रिएट करता है। लो भाई और बवाल। अच्छा किसी के दिमाग में फिर सेट हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकल रहा है तो भाई देखो उसे EMI बनाया। अरे मतलब पगला गए हम तो फीस देखो भाई लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या अभी मैं बताऊँगा तो समझ लो, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो देखिए भाई क्या आएगा, पहला इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इनको कहाँ से उंगली करते थे सब, इनको उंगली करना रही है। अरे भाई चल ठीक है, रेस्ट चार्ज मिला ना, स्टडी कर लिया, चुप हो जा, शांत हो जा, लेकिन उंगली करना इन लोगों का था ही। चल भाई रेस्ट में था तो भाई इतनी बात हो गई, जब मोशन करा दे तब क्या होगा, ले उंगली करने का नतीजा सब ही सब है इलेक्ट्रिक करेंट। हाँ ये चैप्टर ही बन गया ना, इलेक्ट्रिक करेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आया तो फिर इसके बाद क्या आ गया, मैग्नेटिक आ गया। क्या आ गया, मैग्नेटिज आ गया सर, मैग्नेटिज समझ रहा ना, मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटिज्म उसी को बोलते हैं, ठीक है। और अगली बात है कि सर मैग्नेटिज्म आया तो सर उनके दिमाग में अच्छा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सर तो इंडेक्स भी लेगा। अच्छा उनके दिमाग में सर EMI आ गया, चलो भाई EMI शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। अच्छा जब EMI बना तो AC का, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स जब बना दिया सब तो दिमाग में अरे भाई ACU तो होना चाहिए ना इसमें। अच्छा उनके अभी दिमाग में था कि AC नहीं बना, ठीक है। अब AC गया तो समझ ही रहा, AC DC पुल, अरे क्या बताएं, हम तो पगला आ गए हैं, ठीक है। आप देखो कितना पगलाते हो, आप कितना समझदार रहते हैं, ठीक है, तो समझ सकते हो ना। तो कैसे कैसे फर्दर, तो आप देखिए आपका अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हमें चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। और चार्ज की फर्दर अगर मैं अगर बताऊँ तो चार्ज में सर हमने 2 तरह से बटा रखा है। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो फर्दर ये 2 चैप्टर आएंगे, अगर चार्ज मोशन करेगा तो कौन कौन आएंगे, ये चैप्टर आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा धन अगर मैं इसका वेटेज की बात करूँ पूरी ऑल ओवर, तो अगर अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड इसका जो वेटेज होता है वो 36 मार्क्स होता है। कितना मार्क्स होता है, 36 मार्क्स होता है। बात समझ रहे हो, 36 उधर ही आ गया भाई, इधर कम करेगा।
हाँ मान लेते 34 आएगा, क्या करेगा मतलब ऐसे आप रफली डाटा लिखा, ठीक है, सीरियस दिल पर मत ले लेना है, सर ने जो लिखा वो 100% होगा, ठीक है। तो 36 अगर मैंने उन दोनों में बोल दिया तो हाँ तो तुम ही कैसे तुम लोग ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा 44 मे बी 44 राइट नाउ रफली डाटा है, ठीक है। अब इसी में मैं बंटवारा कर दूंगा किसको किसको कितना वेटेज होता है, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, ठीक है। आप गूगल पे जाकर देख सकते हो किससे कितना मार्क्स आता है, ठीक है। मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बात क्या करना है कि सर मॉडर्न ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मॉडर्न और ऑप्टिक्स का वेटेज हो गया सर 36 का, और सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इकलौता कितना वेटेज है सर इसका 44 मार्क्स। पर देख रहे हो ना ये 3 से 4 मंथ का चैप्टर है। मॉडर्न में 1 मंथ पढ़ाऊंगा, इससे कम नहीं पढ़ाता। ऑप्टिक्स आपको 14 से 14 पढ़ाता हूँ, समझ लो मेरा वेटेज। मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं 4 महीने पढ़ाऊंगा, तो मॉडर्न सर 1 महीना से नीचे में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा फेवरेट है मॉडर्न सर, मेरा फेवरेट है, मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट रहा है। मैंने सर इसमें क्वेश्चन आया था ना जेबी से, मैंने एक भी नहीं छोड़ कर आया था, मेरा फेवरेट है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने जिससे पाया ना आप समझ सकते हो, ठीक है। मॉडर्न है। ऑप्टिक्स सर मॉडर्न खराब अच्छा है तो ऑप्टिक्स थोड़ा खराब रहेगा, ठीक है। ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छी है, मेरी ये दोनों ही अच्छी है। तो सर इससे जेईई मेंस से क्वेश्चन आएगा तो 100% आपकी मुट्ठी में है। अगर इससे जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ दिया भुला कर भी पूछेगा, पूछता ही रहता है, भुला दो उसको, तो आपके हाथ में है, ठीक है, नो डाउट। तो 1 मंथ इसको चलाऊंगा तो नियर अबाउट इसको मैं 14 डेज चलाता हूँ। ऑप्टिक्स में 14 डेज ही पढ़ाता हूँ, शायद अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। तो आप पहले मेरा ड्यूरेशन ऐड कर लो, टाइम ड्यूरेशन कितना 4 मंथ 1 मंथ 5th मंथ, और ये 14 दिन इसको भी ऐड कर लो तो कितना आ गया। इसको 1 मंथ लेकर चलता हूँ, 1 महीना में पढ़ाता हूँ मॉडर्न का 1 महीना। अगर आप मन करेगा तो और आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन 1 मंथ है, ठीक है। मान लो 4 1 मंथ 5 और इसमें 6 मंथ, और लगभग मैं 6 मंथ का रेशियो लेकर चलता हूँ। मेरा हर साल का ड्यूरेशन है, तो मेरा 6 मंथ में आपका मैं चैप्टर क्या करूँगा सर, खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओनली 4-6 मंथ में आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, समेट जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप डीप में घुस गए तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आप डीप में घुस गए तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। आप कहोगे नहीं सर इसमें एडवांस का पूरा कंटेंट डाल दो, तो भाई एडवांस का पूरा कंटेंट डालना मतलब थोड़ी सी समय तो लगेगी, बात तो समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक समझ आएगी नहीं, क्या टॉपिक की एनालिसिस समझ में आई मेरी। चलिए तो फटाफट आप किसके बारे में सर स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहले किसकी बात करेंगे हम सर, चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज में सर कितने चार्ज आएंगे, एक रेस्ट एक मोशन। तो फिर हम रेस्ट लगाकर फिर हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। फर्दर तो इसमें घुसने का मतलब सर 1 महीना लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं ले लेता हूँ, लगभग मेरा जो लेक्चर यूट्यूब पर आएंगे अप्रोक्सीमेट, अगर मैं 1-1 घंटा का लेक्चर अपलोड करूँ तो भी आप समझ लो यूट्यूब वालों मेरे फैमिली कम से कम 22 मोर देन 20 लेक्चर तो हो गए, मोर देन 20 प्लस लेक्चर होंगे ही होंगे। लेकिन भाई ऐसे तो हम क्लास में बात चल रही है तो समय तो लगेगी थोड़ी सी, लेकिन कोई आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपको फील आएगा नहीं फिजिक्स हमने पढ़ा हुआ है, नो डाउट, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस समझ में आया सबको, भेजम सेट हुआ ना। लास्ट टाइमिंग में मैं एनालिसिस ऐसे करूँगा कि आपको ये सभी क्या लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। ऐसा लगेगा यार इतना फीस आसान होता है, ठीक है। तो क्या मैं आप फर्दर रन करूँ आगे। लास्ट टाइमिंग में ये बात आपको होगी कि सर फिजिक्स रन टू द ब्लड, कन्फर्म। अभी तो मैथ था ना, अब फिजिक्स भी आपके ब्लड में दौड़ेगा। मिटा दो इसको, हो गया ना। तो बोलो हो गया शर्मा सब रहे, शर्माओ नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये बोर्ड कैसे जंप कर रहा है जी। ना हाँ देखो ये अपना रुमाल है, इसी को भिगो दो। चलिए ध्यान सुनिए, हाँ ठीक। अब हम बात करते हैं सर क्या है, टाइटल का नाम डालो। टाइटल किस टाइटल पर काम करने वाले हैं बोलो ना। चार्ज लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हमें चार्ज स्टडी करनी है, तो आप लिख लो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। मान लेते हैं रेस्टी चार्ज स्टडी में आप सबको फील आई गया, हेडिंग डाली लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सर देखिए टाइटल ही अपना समझा रहा है कि हमें हमारे अंदर करना क्या है। ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ना, यही बता रहा है कि हमारे अंदर करना क्या है। तो हमारे अंदर चलेगा तो क्या चलेगा, कैसे चलेगा। देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब क्या हो गया सर रेस्ट।
इसका मतलब आपने क्या समझा सर? अगर इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में है तो हम किसके स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब कोई बंदा अगर रेस्ट में रहेगा तो आप किस चीज़ की स्टडी कर सकते हो? ओनली फॉर फोर्स। आप किस चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे? केवल आप फोर्स की एक्सपीरियंस करोगे। कैसे करोगे? फोर्स करोगे। बात समझ में आएगी नहीं? और जो फोर्स होगा ना वो सब क्या होंगे? हाइपोथेटिकल फोर्स होंगे। बात भी मान लो कैसे फोर्स होंगे, बस हम फील कर रहा है चल भाई फोर्स हो रहा है, ठीक है। हमारे आपकी नैन मेरी नैन मिली, चल भाई एक फोर्स लग रही है, ठीक है। ये अट्रैक्शन, दैट मीन्स फील कर लो हो रहा है, पर कौन जान रहा है ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है? ड्यू टू दिस अट्रैक्शन। समझ रहा है ना? हाँ तो यस सर बोलो मत समझो भी, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है ना पीछे? चलो ठीक है, तो बात कर लेते हैं सर चार्ज, क्योंकि हमको पता है सर इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट रहेगा तो उसकी बात करनी है, और हमको पता है सर बेसिकली स्टडी करना है चार्ज के बारे में। सर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज, शायद आज का मेरा सेशन रहेगा सिर्फ चार्ज पर। आज मैं टिपा टिपिल जो भी करूँगा ओनली फॉर चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है। पहले हम चार्ज के बारे में बात करने से पहले चार्ज को हम देख लेते हैं। सर चार्ज का डिफिनीशन क्या हो सकता है? फिजिक्स क्या इसका डिफिनीशन देती है? फिजिक्स चार्ज को डिफाइंड कैसे करती है, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज एक देखो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा चार्ज को मैं वैसे नहीं लेकर आता, मैं चार्ज को थोड़ा सा अलग घुमा कर लेकर आता हूँ। चार्ज को फिजिक्स कैसे डिफाइंड करती है? तो अगर मैं डे टू डे लाइफ में अगर बात करूँ तो सर आप कहोगे ना कि सर मुझे डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस कराओ कि सर चार्ज है क्या। तो मैं आपको सिंपल एग्जाम लेता हूँ। आप बिजली गिरती हुई देखे हो, बिजली गिर रही है, आप मतलब बिजली की जो लाइन जाती है, बिजली समझ रहे हो, वो वाली बिजली, वो इंद्र बाबा वाला बिजली जो इंद्र बाबा गिराते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना? नहीं समझा? अरे कैसा तुम भारतीय का प्राणी है ना, तो भारत में इंद्र भगवान को नहीं जानता है? अरे जानो आज कैसा कलयुग घोर चला गया कि इंद्र भगवान को नहीं जान रहा है, जानो। अब आगे देखो, तो जो इंद्र भगवान बिजली गिराते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, दैट मीन्स चार्ज। अभी नहीं फिल है, दूसरा फिल करते हैं। ये आप देखते हो ना, ये बहुत सारे देखते हो ना इलेक्ट्रिसिटी वाले सब वायर जाते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो उसमें से कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं। तो चिंगारियाँ जो उनकी टकराने जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो सब क्या है? चार्ज। अच्छा दूसरा समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास कंपास है, कंपास के अगर आप कंपास के पास अगर मैग्नेट लेकर आओगे तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट करती है, तो ड्यू टू द सम एक्सपीरियंस चार्ज। बात समझ रहे हो ना? अच्छा सर आप तो ऐसे समझा दिया, डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं को आपने बोल दिया चार्ज, पर ये तो फिजिक्स नहीं ना समझाएगा, ऐसे फिजिक्स कैसे समझाएंगे? तो फिजिक्स कैसे समझ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूँ, फिजिक्स कैसे समझते हैं? ऐसे बोलता है कि सर चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? फील करता है या निकालता है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो आइदर मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है या निकालता है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है? उसके मास की वजह से आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड उस बॉडी का, किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से आता है? उसके मास की वजह से आता है। तो उसी तरह से किसी बॉडी में, किसी सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? तो क्या आप चार्ज का इंपोर्टेंस समझ पाए? चार्ज को फील कर पाए? सर चार्ज का इंपोर्टेंस क्या हमारा लाइफ में है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, या फील हम जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम फील कर पाते हैं, या जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, वो सर क्या है? सम एक्सपीरियंस ड्यू टू सम। बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे समझ में आ रही ना? तो चार्ज को हम मोटी मोटा समझ गए, कोई दिक्कत? तो इसको इंग्लिश में लिख लो आप लिखना चाहो तो, ठीक है। डिफिनीशन लिखोगे, हालांकि मैं बोल देता हूँ, छाप देख लो आप लोग। मैंने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी मटेरियल, बॉडी या मटेरियल ड्यू टू विच अ बॉडी कैन एक्सपीरियंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ गए? समझ गए? नहीं समझ? अरे समझा कि नहीं समझा? तो नोट करो। समझ लिया? तो आप डिफिनीशन से भी आपको क्लियर हो पाएगा सर चार्ज का मतलब क्या है। तो मैंने जो समझाया वो आपको परफेक्ट है, वो क्योंकि आप फिजिक्स को अपने भाषा में याद करो, वो ज़्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है, वो ज़्यादा आपका सही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर? इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी अ बॉडी या मटेरियल ड्यू टू विच अ बॉडी कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ गए ना?
तो समझ गए ना। तो यानी कि मैंने क्या बोला, सिंपल मतलब क्या निकला, इसका मतलब वही निकला कि सर किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है सर, चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, निकालता है या फील करता है, राइट ना। बात समझ गए ना, समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। तो वही सिंपल बात है कि अब वही बात है, किसी आप बोले दो वायर आपस में कनेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट हो रहा है, तो क्या सर उसे क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। अरे भाई चार्ज जनरेट, तो आप बोलोगे ना सर वो जो चिंगारियाँ निकलती है ना, तो चिंगारियाँ निकल रही है, तो मैं पूछूंगा सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो चिंगारियाँ निकल रही है, तो सर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोलोगे आप, चार्ज। अरे बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना आप, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज। बस समझ रहे हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास कंपास है और कंपास से आप क्या लेकर आ रहे हो, आप मैग्नेटल कंपास है, कंपास के पास मैग्नेट लेकर आ रहा है, तो मैं पूछूंगा नीडल इसमें डिफ्लेक्ट करती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके जो नीडल जो डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज। समझ में आया ना बातें, अरे समझ में आया कि नहीं, फील आया ना। चलिए अब बात करते हैं सर कुछ कंटेंट के ऊपर। अब हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चार्ज डालिए, चार्ज का डिफिनेशन क्लियर होगा। अब चार्ज का यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंटेंट लिख देता हूँ कि हमें कितना पढ़ना है, या तो खुद आप लिख सकते हो। पहले चार्ज की स्टडी करनी है, लिख दूँ कि समझ जाओगे चार्ज में क्या क्या पढ़ना है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में छाप लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने कंटेंट हैं, उसके क्या क्या पढ़ने, ठीक है। तो मैं उस बात को नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे अब चार्ज के डिफिनेशन पर अगर हमने काम कर लिया, क्या मैं उसकी प्रॉपर्टी पा जाऊँ। शायद आज का लेक्चर जेई वालों के लिए बोरिंग लगे, पर कोई दिक्कत नहीं, आज का लेक्चर जेई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों के लिए मैं बोला, दोनों को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, राइट ना। तो आप इस बात को भी एग्री करें, नहीं सर आप सही कर रहे हो, ठीक है। आप ये मत कहो कि नहीं सर खाली बोर्ड वालों के लिए मत बनाओ, जेई वालों बनाओ, तो मैं ऐसे कैसे करूँगा, वो भी तो बच्चे हैं ना। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इमोशनल हो गया कोई दिक्कत, अरे मतलब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही हम तो दुश्मनी रहता है बोर्ड वालों के लेक्चर डालने के लिए, ठीक है, लेकिन डाल रहा हूँ आपकी बात, ठीक है, अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा लग रहा है कि चलो भाई उनका भी कल्याण हो जाए, लग रहा है, मिटा दो ना। तो फटाफट हमने बात करा डिफिनेशन के ऊपर। अच्छा स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है ना, नए बच्चों वालों के लिए क्या होता है ना कि बड़ी सारी क्वेरी आती है कि सर आप तो 2x में बहुत बात करते हो, लो आप पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट किए थे, सर 2x से सर आप 2x में बात करते हो। हमने कहा लो ठीक है, हमने 2x है तो उसमें आपको दिया है सर वो 0.5x करने के लिए, आप कर लो उसमें ऑप्शन रहता है ना। तो अगर 2x में लगे तो 0.5x कर देखो, ठीक है। आप फिजिक्सो दो और 2x में ना बोलो, ऐसे कैसे ख़त्म होगा। हाँ जो ढल गए हैं मेरे वाले तो उनको मज़ा है, जो नहीं ढले उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल से पहले कर लो। करते हैं चार्ज के डिफिनेशन पर अपने काम करा। मुझे जहाँ तक लगता है चार्ज का डिफिनेशन आपको समझ में आया है ना, इसमें नो डाउट 100%। चलिए बात करते हैं अब हम क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सर चार्ज की प्रॉपर्टी मुझे जहाँ तक लगता है कि लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे से पढ़ो ना, आपको चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ न कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। कुछ न कुछ नया मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि सर चार्ज की प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है चार्ज है। अगर चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज क्या है पहले देख लो। चार्ज आपको कैसे होता है, चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक, अरे चार्ज होता है ना, चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव दो होता है ना भाई। चार्ज देयर आर टू टाइप्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज देयर आर टू टाइप्स नाउ, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं खासियत बोलूँ तो इनकी क्या महत्व होता है और इनका क्या हमारे फर्दर आगे चलकर यूज होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या रोल प्ले है, तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ। तो देखो समझो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अगर कहीं पर दिख जाए तो इसका मतलब है दुश्मनी है, क्या दुश्मनी। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, दुश्मनी। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, प्यार। क्या होता है, अरे समझा ना, लव। मतलब प्यार वाला तू बोल रहा है लव, एक ही समझ रहे हैं। आज के जनरेशन वाले क्या ले 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 खुश हो गया, याद रहेगा। अब ये मैं बोलता ठीक है, लाइक चार्ज टू ईच अदर रिपल एंड अनलाइक चार्ज टू ईच अदर अट्रैक्ट, नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ सर सेम चार्ज दुश्मनी, अपोजिट चार्ज प्यार, तो लव उसको आ गया अभी का। देखो अरे ये छोड़ो फालतू वाली बातें देख लेना, ये उसकी छोटी सी बातें थी। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। अरे देखो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर
क्वांटिटी। क्या आप इस बात को एग्री करते हो? सर बोलो नहीं करेंगे, मैं समझा दूंगा सर क्यों स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर करते हो तो कोई बात नहीं, अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट ना। अच्छा, इस सबसे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो क्या हो सकता है? चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है? तो 1e क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन नहीं कहता, 1e बोलना क्या होता है? अच्छा 1e कैसे होता है सर? प्लस माइनस में होता है, राइट ना। अगर मैं इसकी बात इसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 1.6 मल्टीपल 10 के बार बोलो 19 कूलम होता है। अच्छा कूलम की बात आ गई सर। अब कूलम क्या है सर? चार्ज को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है, मेजरमेंट करने का एक यूनिट है ना, सिंबल है। अच्छा इसके अंदर सर हम एक बात जानते हैं कि अगर मैं क्लास 10 के बारे में बात करूँ तो सर चार्ज को हम किससे मेजरमेंट करते थे? कूलम से। अरे भाई चार्ज का यूनिट क्या हुआ करता था? कूलम में हुआ करता था। तो कूलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे? सी बोलते थे, C4 कूलम्स बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अच्छा कूलम बोलते थे। अच्छा इसके बाद डायमेंशन की बात, फिजिकल डायमेंशन की बात करो तो लिख दोगे क्या हुआ करता था वहाँ पर? कर लोगे ना। अरे छोटी छोटी बातें कुछ हेल्प कर लो, मैं आगे चलूँ। चलिए अच्छा दूसरी बात इसमें क्या हुआ करती थी सर? अरे समझ रहे हो ना आता। सेकंड प्रॉपर्टी आगे। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोला कि अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन का लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप देख लेना एज अ टेक्स्ट बुक्स में लिखी होगी बात तो सही है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम बातें करती है मैं उनको बातें यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में जिसकी बातें कम करेगी मैं उसी को इंपॉर्टेंट बनाकर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। शायद बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, बहुत सारी बातें नहीं मिलेंगी। हाँ तीसरी प्रॉपर्टी की बात करो। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे मिटा दूँ यहाँ तक ना, कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ, थर्ड प्रॉपर्टी को मैं ऐसे समझाना चाहूँगा। ऐसे देखो, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे मतलब कैसे? दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। अब ध्यान सुना, इस न्यूट्रल बॉडी से, अच्छा न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ? कोई बता दो तो। अगर हमारे पास क्या है? दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या? चार्ज विल बी जीरो। कितने लोग बोलते हैं इस बात को? इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? चार्ज विल बी आल्सो जीरो दिस बॉडी। ओ ना, कहाँ है? अरे बोलो, एग्री करते हो? सुनो, किसी बॉडी का न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि उसका चार्ज जीरो हो गया। उसका बिल्कुल ये मतलब है कि जितने पॉजिटिव बैठे हैं उतने नेगेटिव बैठे हैं। अरे बात समझ रहे हो? अरे नहीं समझा? जितने पॉजिटिव बैठे हैं उतने ही नेगेटिव वाले बैठे हैं। दूसरी पॉइंट, अगर इस न्यूट्रल चार्ज से, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, क्या कर दूं? 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, तो आप बताओ इसके पास कितने चार्ज बच जाएंगे? ये सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। हर सिंपल सी बात है। अगर अरे गधे, मैंने बोला ना कि इस बॉडी का न्यूट्रल होने का एक ही मतलब है कि वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब अगर 5 नेगेटिव निकाल तो 5 पॉजिटिव बैठे होंगे ना। गधों, क्या समझ रहे हो? क्या बैठे होंगे? 5 पॉजिटिव बैठे होंगे चार्ज। अरे समझ में आ रही बात है? अच्छा ध्यान सुनो मेरी बात को। यहाँ से मैं अगर एक ही 1e निकाला, क्या 1e निकाल सकते हैं? अरे हाँ तो बोलो। 2e निकाल सकते हैं, 3e निकाल सकते हैं, 4e, 5e, साढ़े 5e। नो सर, साढ़े 5 नहीं लिखा सकते हैं? साढ़े मतलब नहीं समझा? आधे सीबीएसई बोर्ड नहीं समझते साढ़े मतलब क्या होता है। अरे कहता 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते कि नहीं सकते? ना, नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हमने समझा कि सर बॉडी पर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, मैंने क्या बोला कि सर इस बॉडी पर जो चार्ज है ड्यू टू ट्रांजिशन या ट्रांसफर ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज 1e, 2e, 3e, 4e, 5e पर 5.5e ना। मतलब हम इस बॉडी पर जो चार्ज, जो इस बॉडी पर जो चार्ज है, इस किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या है? एक इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल में है। कैसे है? एक मल्टीपल इंटीग्रल में जनरेटेड है। नहीं समझ रहा? किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो चार्ज कैसे है? एक मल्टीपल इंटीग्रल में है। तो मल्टीपल इंटीग्रल में है तो हम उसमें 5.5 कहाँ से निकाल सकते हैं? और दिस प्रॉपर्टी इज अ क्वांटाइजेशन। इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन। तो यानी कि 5.5 नहीं निकाल सकते हैं, 1/4 कैसे निकाल सकते हैं? एक इंटीजर में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हाँ मतलब -2, -3, -4, +2, +3 निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में ना। और इसे ही, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी समझ में आया? तो क्या इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग?
क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। समझ गए? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। बात समझ में आएगी नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ, ठीक है? अगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बात करें तो वहाँ पर डिफिनेशन इसकी लिखी गई है, स्पेशली समझाया हुआ, ठीक है? फटाफट हमको सर रन करना है, क्योंकि मेरी लेक्चर ही इसमें ज़्यादा चली जाती है, ठीक है? तो मुझे उस बात को भी ध्यान रखना है कि सर जेई वाले भी बैठे हैं, ठीक है? उनको बोरिंग भी नहीं करना है, ठीक है? बात समझे ना? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना तो समझ गए आप लोग? देखो मेरी समझाने की थोड़ी सी अलग तरीके होती है, बहुत लोग डिफिनेशन देकर समझाते हैं और मैं पहले एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है? तो देखो, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में थोड़ा सा बात करते हैं। एन इज अ इंटीजर। क्या है सर? इंटीजर। क्या है सर? इंटीजर, ठीक है? मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर समझ रहे क्या सर? ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में यहाँ पर चार्ज नहीं होती। अच्छा दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं लेट सब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्या है? ऐसे बॉडी है, इस पर चार्ज है ए बी सी, इसमें -2 +4 कूलम और इस पर सी पर बैठे हैं 1 कूलम। फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। ये भी हमारी क्या होगी? एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये तीसरी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी का लिए होगी सर, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे क्या? अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी हम पहले ऐसे भी समझा सकते थे कि सर फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। तो कहोगे सर वाह, तो मैं एक एग्जाम्पल देता, लेकिन मैंने उल्टा किया। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया और आपने सॉल्यूशन दिया, तो मैंने बोला कि सर ये क्यों हो पाया? इसका मतलब सर इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज थे वो क्या है? कंजर्व हो गए। क्या है? कंजर्व है, तभी ना ऐसा हुआ। तो आप लिख सकते हो, क्या समझ में आ रही है? अरे बोलो अरे कंजर्व तो क्या लिखोगे? फॉर चौथा प्रॉपर्टी लिखो, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इज अ कंजर्व। लिख लोगे? कोई दिक्कत? अरे बोले यहाँ तक किसी को आपत्ति? समझ में आ रहा है ना? कि टफ लग रहा है तरीका समझाने का? अरे टफ लगे तो मैं उल्टा कर दूंगा ना, मैं पहले डिफिनेशन दूंगा फिर एग्जांपल दूंगा। आसान करने का ही तरीका हो सकता है, पहले मैं डिफिनेशन दूंगा फिर क्या करूंगा? एग्जांपल दे दूंगा। हाँ क्या बोलो, क्या कह रहा है? तो गधे तुम, अरे तो दूसरा जानवर ना है, 1 कूलम आएगा तो हम मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तुम लोग बोला मैंने तुम्हारा लिख दिया। कैसे? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर ध्यान से। तो अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज अगर हमारा रेस्ट में है, क्या है? तो पक्का उसकी वेलोसिटी 0 है। चार्ज क्या है? उसकी रेस्ट है, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसका मतलब क्या निकला? चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 होगी। अच्छा वेलोसिटी 0 का तो चार्ज, और चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो वो केवल ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है? वो क्या जनरेट करती है? ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा दूसरी बात है, देखो थर्ड बात है, अगर मान लेते हैं अगर एक किसी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगी ही करेगी, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। बात समझ रहा है? दूसरी बात है, अगर एक इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल हो गई, क्या हो गई? असलरेट करने लगे। क्या हो गए? असलरेट करने लगे। तो बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगी ही करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगी है, और प्लस एनर्जी भी रेडिएट करेगा। मतलब सब। क्या आपने समझा? बोलो। अगर हमारी चार्ज क्या है? चार्ज रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 की। तो केवल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट मतलब चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। लेकिन चार्ज ऑसिलेट करना स्टार्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और एनर्जी भी कुछ क्या करेगा? रेडिएट करेगा। इसलिए बोहर की थ्योरी देखते हैं ना, बोहर की थ्योरी होती थी जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में क्या करता था? जंप करता था, तो उसमें से क्या होती थी? एनर्जी रेडिएट करती थी। उसे बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे बोलते थे ना कुछ वहाँ पर। बोहर केमिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मॉडर्न में देख लेना, फील कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत?
करते हैं चार्जिंग। अच्छा, ये जितने सारे मैंने पॉइंट लिखवाया वो मैं वही पॉइंट लिखा हूँ जिसे मैं फर्दर अपने जेई के जब क्वेश्चन करेंगे, जेई कंटेंट में आगे बढ़ेंगे फर्दर, तो उनको बार बार मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया है चार्ज का, ये सारी प्रॉपर्टी आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं फिर रिपीट करेंगे, फिर मिलेंगे, और मैं फिर इनका नाम लूँगा। तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी 0 है, चार्ज रेशियो में, तो क्या क्या निकलेगा उसका, बात समझ रहे हो ना। तो ये मैं वहाँ पर बात करूँ तो आप समझ जाओगे, नहीं सर ने प्रॉपर्टी में चार्ज की प्रॉपर्टी थी, बता रखा था, ठीक है। ऐसे तो जब मैं वहाँ पर बात करूँ आगे चलकर, मैं कुछ बोलूँ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, फटाफट चिल्ला चिल्ला के आवाज़ देना, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं, प्रॉपर्टी तो हो गई। अच्छा, प्रॉपर्टी आप ऐसे भी और लिख सकते हो, पर अब मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। मैं आगे चलता हूँ, किसके ऊपर सर, थोड़ी चार्जिंग के ऊपर। क्या बात करते हैं, हाँ अभी और 4-5 और भी दे सकता हूँ, 4-5 और भी बच गए, ठीक है। तो समय कम है, समय के अभाव में हमें उतनी बातें नहीं करनी है जितनी बातें फालतू है, हमें उतनी बातें करनी है जितनी बातें हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। हिंदी में समझ में आया, चल ठीक है। ये मेरा स्लोगन है, याद कर लेना। चार्जिंग की बात करें, अब चार्जिंग के देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे का मतलब ये है कि सर हमने 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। बस किसी बॉडी को चार्जिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ही वे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो या तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कर दो। अरे समझ में सब बात, नहीं समझ में। अब भाई किसी बॉडी को चार्जिंग करना है तो आप तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तो मोशन करोगे तभी ना। तो चलिए पहला हम कंसेप्ट लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला इसे मेथड है फ्रिक्शन। क्या है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन। अच्छा, बहुत सारी किताबें इसको रबिंग भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रबिंग। बहुत सारी किताबें कैसे लिखती हैं, रबिंग। क्या लिखती हैं, रबिंग। इसका मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास, जैसे आपने बचपन में खेल खेला होगा कि आप एक पेन लेते थे और आप छोटे छोटे कागज पेपर के टुकड़े लेते थे और उस पेन को आप ऐसे अपने हेयर में ऐसे रफ करते थे, और जब उस पेपर जो पार्टिकल जो टुकड़ा था उसके पास नियर लेते थे तो वो उसमें अट्रैक्ट होता है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, उसमें ट्रांसफर हो रहा था ना। तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से समझ में आ रहा है फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, ये हमारा कोई मेटल हो गया, कोई हमारा बॉडी हो गया और हम दूसरा बॉडी लेकर आ रहा है और इसमें क्या करना है, इसको इसमें क्या कर रहा है, रफ कर रहा है। क्या कर रहा है, इसे रफ कर रहा है। तो रफ करने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये चार्जिंग हो गया, राइट ना। अच्छा, पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या होता है, कंडक्शन। क्या होता है, कंडक्शन। सेकेंड मेथड जो होता है कंडक्शन। सेकेंड मेथड क्या है, कंडक्शन। अब कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में ध्यान दें, कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन क्या है। तो कंडक्शन अगर बात करें, कंडक्शन इज नथिंग बट इज नोन एज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। जब दो बॉडी एक दूसरे के आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, कंडक्शन होगा। कहने का मतलब मेरा है कि हमारे पास एक पहले से बॉडी थी, ठीक है, और हमने क्या करा, एक पॉजिटिव वाली बॉडी लेकर आ गया और मैंने इन दोनों क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो एक पॉजिटिव वाली बॉडी थी और एक ऐसी बॉडी थी और मैंने दोनों क्या करा, कनेक्ट करा। शायद एक कंडक्टर था, क्या था अपना, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर समझते हो ना। मैंने क्या करा कि इसको कनेक्ट कर दिया। क्या कहता है, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करते ही इसमें से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये भी बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि अगर मान लेते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन ये करूँगा मैं आपसे कि अगर मैं जो बॉडी को चार्ज कर रहे हैं वो जो बॉडी है वो किससे, तो मेटल होगा तो नॉन मेटल होगा, दो ही बात हो सकती है ना। तो आप अगर मैं बोलूँ क्या मेटल बॉडी में चार्जिंग पॉसिबल है या नॉन मेटल, या मेटल या नॉन मेटल में चार्जिंग पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर मेटल में भी पॉसिबल हो सकता है, मेटल नॉन मेटल में पॉसिबल होता है, क्योंकि सर मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा सर, अगर मेटल, अगर दो बॉडी मेटल की है, अगर उसको लेकर हम क्या करें, रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना। लेकिन मैं बोलूँगा सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा पर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर पॉइंट अच्छे से समझाऊँ आपको तो क्या बोलूँगा कि सर अगर मेटल की बॉडी है, किसकी बॉडी है, मेटल की अगर बॉडी है तो इसमें क्या है, चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेटल की बॉडी में चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अरे बात समझा कि नहीं समझा, मैंने क्या समझाया, मेटल की बॉडी में चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, पर वाह पॉसिबल नहीं है, बट वाह, देखो ना क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमको पता है सर कि दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी क्या है, मेटल में है। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मेटल बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो जब दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे से कूद के इसमें आएगा, लेकिन फिर रिवर्स बैक कर जाएगा, रिवर्स फिर इसमें जंप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें गया उसको मन किया इसमें आ जाएगा,
क्योंकि सर कहाँ है, उसका मन कर रहा है, हम थोड़ा बताएंगे, बात समझ गए। तो सर किस में चार्जिंग पॉसिबल है, तो मेटल और नॉन मेटल में। चार्जिंग किस में पॉसिबल है, किस बॉडी में, तो अगर एक बॉडी क्या हो, मेटल हो और दूसरी बॉडी क्या हो, नॉन मेटल हो, या दोनों ही नॉन मेटल हो, नो डाउट, या दोनों ही नॉन मेटल हो, या एक मेटल और नॉन मेटल हो, तो क्या होगा, चार्जिंग इज अ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल। समझा कि नहीं समझा। तो आपने एक पॉइंट को और समझ लिया मेरे से, अंडरस्टैंड कर लिया कि सर किस बॉडी में चार्जिंग पॉसिबल है। तो दो बॉडी अगर मेटल है तो उनमें चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर बॉडी क्या है, नॉन मेटल है और मेटल है तो पॉसिबल है, या दोनों ही नॉन मेटल है तो भी क्या है, चार्जिंग पॉसिबल है, अदरवाइज ना। क्या बोलेगा, यस नहीं, नॉट। बात समझ में। अच्छा, ये दोनों ही मेथड मुझे नहीं पसंद है, आपको पसंद आया, मुझे तो नहीं है। मुझे इनसे सबसे अच्छा मेथड लगता है इंडक्शन। क्या है, मुझे वो अच्छा प्यारा लगता है, क्या लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मिटा दूँ इसको, तो चार्जिंग का वो वाला मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। चार्जिंग कौन सा मेथड अच्छा लगता है, इंडक्शन। ये थर्ड मेथड है। इंडक्शन का मतलब होता है एक किसी दूसरे बॉडी के बिना टच में आए उसको चार्ज कर देना। कितनी अच्छी बात है ना, सोच कर देखो कितना अच्छा लग रहा है। गुदगुदी हुआ अरे गधो, नहीं अच्छा लगा है हमको तो यार। ऐसा फिजिक्स में ऐसी बातें सोचते ही अंदर से एकदम ओह कंपन आ जाता है। नहीं ऐसा ही IIT निकलेगा, क्या मतलब लगता है, फिजिक्स पढ़ने से जब तक से फील नहीं आएगा, फिजिक्स को आप देखो, मैं कहता हूँ हमेशा साइंस एक ऐसी चैप्टर, आप स्ट्रेस से मत पढ़ो, आप सीरियस होकर मत पढ़ो। साइंस इज ए फन, और साइंस को आप मस्ती में पढ़ो, इंजॉय के साथ। और मेरी यही स्टाइल है सर, मैं आपको हंसाते खिलाते पढ़ा दूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको लगता है कि सर बेवकूफ़ है, क्या फालतू का हंसाता है। देखो इसके पीछे टीचर की क्या वजह होती है। हम आपको एज अ फन करते हैं टॉपिक में, इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड की तरफ हो। हम पागल बेवकूफ़ नहीं है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस मेरे बोर्ड पर है, बोर्ड से हटे ना। क्योंकि जिस बच्चे का पढ़ाई, अगर टीचर डील कर रहा है कोई सिलेबस कोई चैप्टर को, अगर आपका पूरा ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेशन अगर बोर्ड पर नहीं है, इधर उधर कहीं मार्केट में भटक रहा है, तो आप समझ सकते हो सर, आप उसकी 50% बातें सुना और 50% बातें नहीं सुना तो आपको चैप्टर उसी समय टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो, आपको टफ से टफ चीज़ आसान लगेगा। लेकिन होता है ना ऐसे 5-5 मिनट में सुंदर कन्या की तरफ लोगों का दिमाग जाता है। ऐसा नॉर्मल सी बात है। आप देखो, मैं आप मेरे जनरेशन में ऐसा होता था, मेरे साथ भी मेरे बैचलर बैठे थे ना, तो 2 मिनट यहाँ पर था, 2 मिनट रोड पर था, ढूंढ रहे हैं पता नहीं किसको सब रोड पर। ऐसा होता है नॉर्मल, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं, हम भी उसी जनरेशन से लिखना है, ठीक है। तो इंडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंडक्शन में देखिए क्या होता है, नॉर्मल से अब हो गया उतना ही इधर को। इंडक्शन की बात करो तो इंडक्शन मतलब क्या था, किसी बॉडी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के बिना कांटेक्ट में, बिना संपर्क में आए क्या कर दे, उसको चार्जिंग कर दे। अब वो वाला कितना अच्छा रहेगा, है ना, बिना टच किए क्या कर दे, काम निकाल लिए, है ना। जिस समझते इस बात समझते, जिसे लेट्स सपोज गिव एन एग्जांपल, दिस इज अ कंडक्टर। एक कोई कंडक्टर है, क्या है, दिस इज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर समझते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और हमने क्या लेकर आया, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आया। क्या लेकर आया, एक बॉडी लेकर आया जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉडी लेकर आया जो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ध्यान से, एक क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होते हैं। और एक क्या है, हमारा एक बॉडी है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब इसको हम जस्ट इसके पास लेकर गए तो अब इसके इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इस पॉजिटिव को देखकर क्या होना चाहे, अरे भाई पॉजिटिव, अब भाई अट्रैक्ट होना चाहेंगे ना भाई। आपको पता है इस कंडक्टर पर क्या होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। तो भाई पॉजिटिव को देखते ही इस वाले नेगेटिव, इसके बॉडी पर जो नेगेटिव उसको क्या हो जाएगा, प्यार होने लगेगा ना, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा मतलब क्या होंगे, इस वाले सिरे पर कुछ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस वाले पार्ट पर कुछ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, अगर एक्यूमुलेट हो गए तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया, मैंने अर्थिंग कर दिया। इस पर एक कंडक्ट अपना पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है और ये अपना बॉडी है, और इस पर चार्ज क्या हो गया, निगेटिव वाले चार्ज इस पर एक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पर एक्यूमुलेट हो गए, और इस पर क्या होगा, और इधर क्या होगा सर, जब इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, देखो ये पूरी बॉडी पर अगर इस साइड नेगेटिव चार्ज होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इधर आएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर इधर जनरेट हो जाएंगे तो इधर कौन बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेंगे भाई। इधर इस वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे ना, तो इधर नेगेटिव, इधर कौन आएगा, पॉजिटिव आएंगे। और मैंने क्या करा कि मैंने ज़बरदस्ती करा भाई, इनकी प्यार अच्छा नहीं लगा हमको, हम तो दुश्मनी वाले हैं ना, फीस वाले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने इनको अर्थिंग दे दिया। क्या दे दिया, अर्थिंग दे दिया। जब मैंने इसको अर्थिंग दिया तो भाई अब तो मेरा दिमाग
तो अब चल ही रहा है, आप समझ ही रहे हैं कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, बीच में ब्रेकअप कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको अर्थिंग दे दिया। तो अर्थिंग दिया, तो अर्थिंग देने से क्या हुआ कि इसके पूरे चार्ज क्या हुआ, नीचे अर्थ में पहुँच गए। जब नीचे चार्ज अर्थ में हुआ, और मैंने क्या करा कि जब ये नीचे अर्थ में आए, तो अब भाई अब आपको पता है इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया, तो कौन था, नेगेटिव था। अब नेगेटिव चार्ज फिर फैल जाएंगे, पूरा अपना घर बना लेगा, चलो हमारा घर हो गया पूरा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, और जब ये पूरा अपना घर बना लिया, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको हटाकर साइड में फेंक दिया। मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने इसको दूर भगा दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको दूर भगा दिया। ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, ये पहले नहीं है, ये पहले मैंने क्या करा कि मैंने जब इसको अर्थ करा, तो इसमें सब पॉजिटिव चार्ज नीचे चले गए। जब पॉजिटिव चार्ज सब नीचे चले गए, अर्थ में चले गए, तो मैंने इस वाले बॉडी को मैंने करा कि दूर फेंक दिया। जब दूर फेंक दिया, तो अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरे बॉडी पर फैल गए। जब इसको मैंने दूर फेंक दिया, तो पूरे बॉडी पर क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, फैल गए। तो बोलो बॉडी हमारी चार्ज हुई कि नहीं चार्ज हुई। अब देखो, इसकी जो नेट चार्ज है, जो हम बॉडी लेकर पहले से आए थे चार्ज वाली, तो उस पर जो नेट चार्ज था, वो नेट चार्ज तो नेट ही चार्ज रहेगा, इसमें से एक भी चार्ज खर्च हुआ। अब ये चार्ज अपना नेट चार्ज ही रहा, लेकिन हमारी ये बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज भी हो गई। बोलो अच्छा मेथड है कि नहीं अच्छा मेथड है, ये कितना प्यारा मेथड है, अच्छा लगा नहीं लगा। हाँ, तो ये मेथड है, ठीक है। अरे समझ में फील आया कि नहीं आया, आया तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब इनके बीच में ब्रेकअप हो गया, एक गधा फिजिक्स में डूबे रहो, ठीक है, केमिस्ट्री में घुस जा रहा हो तो 2 मिनट में सब। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मैं समझ सकता हूँ आपको सर अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब आज के सेशन को ही पता एंड करते हैं। अब फर्दर आप सर देखिए मेरे लेक्चर को कंटिन्यू अब देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको सर मज़ा आएगा। अभी तो सर बेसिक था, बेसिक में कितना बताऊं, ठीक है। अब पूरी फीस की जान थोड़ा निकाल दूंगा, ठीक है, लेकिन जितना हो सके मैं उतना कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करा आपको, ठीक है, कि आप जेई वाले भी खुश रहो, क्योंकि उनको भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिल गए, नए नए पॉइंट मिले, और आप बोर्ड वाले को तो भाई बल्ले बल्ले हैं, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन। और एक चीज़ नहीं भूलेंगे आप लोग, सर समझ रहे हैं ना, आप समझदार हो। थैंक यू एवरीवन।